हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB के बारे में कि DSSB का पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है और हमें उसकी तैयारी करनी कैसे चाहिए, स्पेशली पीजीटी एंड टीजीटी वालों के लिए। उसको स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू समथिंग कि रीट के यानी राजस्थान टेट वाले और यूपी टेट उन दोनों के अभी निकलने वाले हैं फॉर्म्स, तो उनको फिल कर लीजिएगा इफ यू वांट टू। क्योंकि रीट वालों ने इस बार क्या किया है, वो डायरेक्ट शायद ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, ऐसा कुछ है उनका। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है उन्होंने क्या किया, जब तक उनका ऑफिशियली सब कुछ नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। बट ऐसा कह रहे हैं कि इस बार वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीट। एंड यूपी टेट भी क्लियर कर लेना, क्योंकि यूपी में आजकल काफी ज्यादा पोस्ट निकलती हैं एज कम्पेयर टू हरियाणा। नाउ DSSB की जो फॉर्म्स हैं वो 24 ऑफ जैन से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट। उसके अलावा DSSB में और भी बहुत सारी टेक्निकल नॉन टेक्निकल बहुत सारी पोस्ट आती है, उनके लिए 14 जैन से कुछ है डेट शायद, आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट दिस, बट कुछ इसी के आसपास है। तो DSSB की बात करते हैं। DSSB के एग्जाम्स जो होते हैं वो आइदर 2 टायर और 3 टायर होते हैं। अब ये टायर वाला मत देखना भी, कोई इसको कुछ बोलता है कोई इसको कुछ बोलता है, हम इसको लेवल्स लेके चलते हैं। तो ये हमारे 3 टायर और 2 टायर हो सकते हैं। जो हमें एग्जाम्स देने हैं टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, वो हमारे 2 टायर होते हैं। तो इसका स्पेसिफिकली क्या होता है 2 टायर्स का, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 2 को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, टायर 1 ही देना होता है हमें सबसे पहले। तो टायर 1 में क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आता है हमारा जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 20 की, ये भी 20 का, और ये भी हिंदी 20, इंग्लिश 20। ठीक है। अगर इनको आपका डिटेल्ड चाहिए, आपको सिलेबस मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ कर दूंगी इनका डिटेल सिलेबस। हिंदी और इंग्लिश में एक कॉम्प्रिहेंशन आता है तो इजी होती है हिंदी इंग्लिश। सब्जेक्ट लगा लो या फिर क्वालिफिकेशन कंसर्न क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ये आते हैं आपके 200 का पीजीटी के लिए, 100 का टीजीटी के लिए। क्लियर? यानी कि पीजीटी टायर 2 बाद में बताती हूँ आपको मैं, इसका भी कोई सीन है। जो पीजीटी है उसका टोटल पेपर हो गया 300 मार्क्स का, और वो हमें करना है 3 आवर्स में। टीजीटी के लिए पेपर हो गया 200 मार्क्स का टोटल, जो हमें करना है 2 आवर्स में। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। फर्स्ट, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 1 मार्क का, विद नेगेटिव मार्किंग 1/4 की। यानी कि हर क्वेश्चन में नेगेटिव कितना हो गया 0.25। क्लियर? 2 बातें। तीसरी चीज, ये कोई नहीं बताता आपको, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है 40%। अगर किसी भी बच्चे के सपोज 20 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है और 20 में से किसी के भी 40 अबव नहीं है, 40% अबव, तो पेपर कैंसिल हो जाता है और वो पोस्ट को फिल नहीं करते। सो मिनिमम क्राइटेरिया इज 40%। 40% तो लेना ही पड़ेगा जनरल वालों को। और जो आपकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, लेकिन लास्ट रिलैक्सेशन भी 30% है। 30% तो लेने पड़ते हैं फिर जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, बट 40% फॉर जनरल। अब 40% कैसे लेने हैं, टोटल में 300 में नहीं, जो पार्ट ए है और जो पार्ट बी है, यू नीड टू क्वालिफाई दिस सेपरेटली एंड दिस सेपरेटली। पार्ट ए में 40% जरूरी है, पार्ट बी में 40% जरूरी है,
उसी के बाद आपका क्वालिफिकेशन आता है, क्वालिफिकेशन के बाद आता है कट ऑफ। कट ऑफ कहीं भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है। इसलिए एग्जांपल देती हूँ एक 2018 का। 2018 में पीजीटी फिजिक्स फीमेल का पेपर हुआ था। उस पेपर का रिजल्ट पता है क्या आया था? उस पेपर का रिजल्ट था कि पेपर किसी भी स्टूडेंट ने क्वालिफाई नहीं किया है। ऐसा भी हो सकता है किसी ने ए पार्ट कर लिया हो, किसी ने बी कर लिया हो, बट किसी के इसमें 40 नहीं होंगे, किसी के इसमें 40 नहीं होंगे। सो ओवरऑल उन्होंने वो पोस्ट खत्म कर दी थी और किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी वहां पे। नाउ तो इतना क्लियर हुआ अबाउट टायर 1, ठीक है। तो मतलब कि पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर अबाउट दिस? वेरी क्लियर। नाउ ये था हमारा अबाउट टायर 1। अगर हम टायर 2 की बात करें, अब देखो टायर 1 हो गया, फिर टायर 2 की जरूरत क्या पड़ी? टायर 1 इज फॉर सिलेक्शन, सॉरी सिलेक्शन नहीं, कट ऑफ के लिए होते हैं। मतलब कि इसमें सिर्फ कैंडिडेट्स निकलते हैं सेलेक्ट करने के लिए, मतलब शॉर्ट लिस्ट करते हैं, वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं। यहाँ पर मान लो उन्हें 30 कैंडिडेट्स हैं, सॉरी मतलब उन्हें 30 कैंडिडेट चाहिए, तो हो सकता है इसमें 60 या 70 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कर लें अकॉर्डिंग टू कट ऑफ। टायर 1 के मार्क्स और कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है और कहीं भी यूज नहीं होते। दूसरी बात आती है टायर 2। टायर 2 के जो मार्क्स होते हैं इसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। यहाँ पर जब टायर 2 देने आप चले गए तो टायर 1 से नाता भूल जाना, उसके कोई मार्क्स अब कंसीडर नहीं होंगे। अगर आप आ गए तो शॉर्टलिस्ट हो गए हो, सिर्फ टायर 2 आपका सिलेक्शन करवाएगा। कैसे? यहाँ पर 200 मार्क्स का सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ये सब्जेक्ट रिलेटेड आपके, प्लस 50 मार्क्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव के। इंग्लिश में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होती है, इसमें एक एस्से होता है 30 का और एक लेटर लिखना होता है 20 मार्क्स का, ठीक है। ये था हमारा, ये टायर 2 में आपके 250 नंबर का होता है टायर 2। अभी मुझे इसका ध्यान नहीं, इसको शायद 3 घंटे मिलते हैं इसको भी करने के लिए, 3 आवर्स मिलते हैं। और टायर 2 के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है। प्लस सपोज करो कि 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके टायर 2 में मार्क्स सेम है और दोनों में से सिर्फ एक को ही लास्ट सीट बची है और उसको ही देना है, तो कैसे होगा? उसकी जो मेरिट्स होंगी, जो मतलब डिग्रीज होंगी, उनमें जो मार्क्स आएंगे उस बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। दूसरी चीज, इसके 80% मार्क्स लगते हैं, इसके 20%। अब इतनी नॉलेज DSSS के बारे में आपको और कोई भी नहीं देगा इतना ज्यादा डिटेल में। तो ये हो गया हमारा DSSS के बारे में। प्लस HTET वालों ने तो फिर भी हम पे बहुत मेहरबानी की थी, टाइम बहुत देते हैं। DSSS वाले तो टाइम ही नहीं देते, कैसे तैयारी करें, कैसे पेपर करना है, ये सब आपने नोट कर ही लिया होगा डेफिनेटली, क्योंकि पेपर के बारे में पता हो। इसके अलावा इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। टायर 2 के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, नो इंटरव्यू, ठीक है ना। हम बात करते हैं टायर 1 की वापस, क्योंकि पहले वही क्लियर करना है। टायर 2 की बात तब आएगी जब हमारा टायर 1 क्लियर होगा। पहली बात, इसमें जो है फीमेल और मेल कैटेगरीज के लिए अलग अलग से पोस्ट होती हैं। आपको फीमेल और मेल में अलग अलग फिल करनी है, क्योंकि ज्वाइनिंग भी उसी बेसिस पे होंगी। दूसरी बात, फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है और मेल्स के लिए सिर्फ 100 रुपीज है, तो भर देना इसे। तो अब इसमें जो होता है ये ऑनलाइन एग्जाम है, आपको कोई पेपर नहीं मिलेगा हाथ में, पेपर एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन है, कंप्यूटर पे होगा ये, ठीक है, ये बात क्लियर है। प्लस इसमें ना, जैसे आपका 300 मार्क्स का है पेपर, तो इसमें सेक्शंस डिवाइड होंगे, एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मतलब 300 के हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन बैठ गए? 15 सेक्शंस बैठ गए आपके। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन से क्वेश्चन पे हो। अगले सेक्शन में आते ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है।
1 to 20 काउंटिंग होती है बस इनकी, इससे आगे में काउंटिंग नहीं आती, ठीक है। और अब हम थोड़ा सब्जेक्ट की बात करते हैं, पढ़ना कैसे है। देखो जो आपका है जनरल वाला पार्ट, उसमें वो सब्जेक्ट्स उठाना जो आपको आते हैं। जनरल अवेयरनेस में बिल्कुल ऐसे मत घुस जाना कि वो दिमाग खराब कर दे और आपका वो चला जाए। उसके बाद है हिंदी और इंग्लिश, उसमें कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। अगर हिंदी 20 मार्क्स की है तो 7-8 नंबर कॉम्प्रिहेंशन के उड़ा के चलो, कॉम्प्रिहेंशन इजीली हो जाते हैं। और हिंदी इंग्लिश एचटेट वाली नहीं आती इतनी पीएचडी लेवल की, नॉर्मल हिंदी इंग्लिश आती है, आप चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद बच्ची जो न्यूमेरिकल और रीजनिंग है, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, बट वो आपको मार्क्स देके जाती है। क्लियर? और आपका जनरल अवेयरनेस उसमें 5-6 नंबर भी निकाल लोगे तब भी बहुत है, या नहीं भी निकालोगे, आपको ओवरऑल पार्ट ए में 100 में से मार्क्स निकालने हैं। बची अब पार्ट बी की बात। हाउ दिस पार्ट बी गोज। पार्ट बी में जैसे मैं मान लो किसी सेक्शन स्टार्ट किया मैंने कोई, ठीक है, उसमें मैंने पहला क्वेश्चन देखा तो ग्रेविटेशन का था, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लगा के चलो कि अगर इसमें 20 क्वेश्चन है तो 15 ग्रेविटेशन के निकालने के लिए एक सेक्शन में ये एक टॉपिक कवर करवा देते हैं। तो आपको ये ईज हो जाएगा कि आपको वो सेक्शन छोड़ना है या करना है अकॉर्डिंगली। किस बेस पे कि आपको ग्रेविटेशन नहीं आता सपोज, तो आप वो सेक्शन छोड़ दोगे। आपको ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा अच्छे से आता है तो वो ग्रेविटेशन के आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे इजीली, आराम से बैठ के अटेम्प्ट करना। नाउ दूसरी चीज, एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ 36 सेकेंड्स मिलते हैं सिर्फ। अगर आप एवरेज निकालो 3 घंटे मिलेंगे आपको, 180 मिनट्स मिलते हैं फॉर 300 क्वेश्चंस। तो अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड ही मिलते हैं, जबकि एचटेट वाले 1 मिनट दे देते थे। तो तैयारी कैसे करोगे आप इसकी? पहली चीज, पार्ट बी की तैयारी क्यों बता रही हूँ, पार्ट ए का तो आप कर ही लोगे थोड़ा बहुत। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, मान लो 2 पेपर उठाओ, वहां से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स उठा लो। सेलेक्टेड टॉपिक्स हो जाएंगे आपके 10 to 15 सपोज। उन्हीं टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो, ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स को पहले पढ़ो अच्छे से, फिर प्रैक्टिस करो। बिकॉज DSSS का सिलेबस बहुत वाइड है, वो +1 +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कवर अप करके चलते हैं, और प्लस इसके अलावा जो भी एडिशनल नेट से गेट से उनका जहां से मन करता है वहां से क्वेश्चन उठाते हैं, बट स्टिल उनका एक पैटर्न होता है, नॉट लाइक एचटेट जिनका कोई पैटर्न नहीं होता। DSSS का पैटर्न होता है। अगर आप टायर 1 में निकल रहे हो, दैट मीन्स आपका टायर 2 में भी वैसा वैसा ही पेपर होना है जो पार्ट बी है। तो आप पार्ट बी की जो तैयारी करोगे वो आपको टायर 2 में भी काम आएगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और हैं, जैसे आप DSSS में मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, TGT, PRT, PGT, या TGT में आप 2-3 के लिए अप्लीकेबल हो, यू कैन अप्लाई फॉर बोथ। जैसे मैंने DSSS में टोटल मैंने 3 फॉर्म फिल कर दिए, PGT फिजिक्स, TGT मैथ, TGT साइंस, सो नो प्रॉब्लम, हम तीनों के लिए फिल कर सकते हैं। नाउ दिस इज अबाउट द DSSS। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बुक्स पूछ रहे थे, विच बुक इज जो बुक हमें परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो ओवरऑल आई हैव सेलेक्टेड 3 बुक्स, या 3 बुक्स। सो ऑन दैट 3 बुक्स आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ उसके बारे में थोड़ी सी बताऊंगी। सो लेट्स फाइंड आउट द बुक्स फर्स्ट। आई हैव दिस 3 बुक्स, सो 1 by 1 दिखाती हूँ इन्हें। लोएस्ट प्रेफरेंस से स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज द बुक ऑफ R Gupta, DSSS के लिए स्पेशल है ये, बट आई डोंट प्रेफर दिस बुक, क्योंकि लोगों को अगर कोई बुक खरीदनी है, लोग जाते हैं ऑनलाइन, जाते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट पे, एंड दे विल फाइंड आउट कि DSSS के लिए ये बुक है, ले लो, एंड दिस विल हेल्प आउट अ लॉट, बट दिस विल नॉट हेल्प यू आउट, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं
क्योंकि हर एक बुक में ना, देखो मैं इनका फ्रंट पेज दिखाती हूँ, दिस इज द फ्रंट पेज, लाइक यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं, इफ यू कैन सी, तो ये +1 और +2 के टॉपिक्स हैं। तो इसमें वो आपको पहले थ्योरी कवर करवाएंगे और फिर 10-12 क्वेश्चन दे देंगे। पर इसके मैंने जो बुक है, इसके मैंने 4-5 टॉपिक करके देखे, क्वेश्चंस देखे, वो मुझे DSSB के लेवल के नहीं लगे। सो आई डोंट रिकमेंड दिस बुक, बट आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए तो दिस इज ओके। नाउ मूविंग टू सेकेंड, दिस इज द बुक ऑफ अरिहंत। HTET और DSSB दोनों के लिए बता दूंगी। दिस इज अरिहंत बुक, दिस इज गुड फॉर KVS एंड DSSB। इसमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, क्योंकि इस बुक में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम हैं, बट इट कंटेन्स अ लॉट थियोरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो अरिहंत के नाम से है, EGT फिजिक्स, KVS, NVS, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ओके, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, लोगों को लगता है मैं इसका पेड प्रमोशन कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये बुक पसंद है। दिस इज द Edify बुक, स्मार्ट HTET फॉर HTET ऑब्वियसली। इसमें अगर आपको एक टॉपिक पे सपोज 30 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 25 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड मिलेंगे। दैट विल हेल्प आउट अ लॉट एंड अ मच इन फॉर HTET, ठीक है। लेकिन DSSB के लिए ये बुक क्या बेनिफिशियल है? डेफिनेटली, क्योंकि जो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं इजी वाले या मीडियोकर लेवल के, वो DSSB में पूछे जाते हैं। अगर आपको एक टॉपिक तैयार करना हो तो दिस इज गुड। प्लस इस बुक का बेनिफिट क्या है, आई टेल यू व्हाट। इस बुक में आपको HTET के जैसे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, CDP। अगर आपको CDP तैयार करने के लिए और फिजिक्स तैयार करने के लिए कोई बुक चाहिए, ये ठीक है। इस बुक में दिक्कत क्या है, सिर्फ एक, इस बुक में सपोज एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शंस दिए, हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद चारों से मैच ना करे। थोड़ा सा इसके आंसर्स में दिक्कत है, बट स्टिल इतने तो आप मेच्योर हो कि आंसर्स को थोड़ा कॉप अप कर लो और आपका हो जाएगा। हो गया ये। तो ये 3 बुक्स थी, एंड लास्ट बुक आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, यू हैव टू गो टू एनी लोकल शॉप। अगर आप हरियाणा से हैं तो किसी लोकल शॉप पे जाओ और ये बुक मिल जाएगी आपको। ये बुक कोई और आपको रेफर करेगा भी नहीं, बिकॉज मैंने भी एक चांसली परचेज कर ली थी, बिकॉज दैट टाइम मुझे थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए था। मैंने चांसली ले ली कहीं से बुक, जो शॉपकीपर था उसके पास यही बुक थी, सो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, 300-400 रुपये की बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देन आई फाउंड आउट 300-400 पता नहीं कि कितने की है, देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले ली थी, तो मुझे लगा ये अच्छी बुक है। नाउ अबाउट द क्वेश्चन सीरीज एंड लास्ट टॉपिक, प्लीज डोंट गो, अब बोर मत हो। क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट जो करने वाली हूँ, उसमें मैं +2 से स्टार्ट करने वाली हूँ, फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। जो आपके +1 और +2 को ही कवर करेंगे, इससे ज्यादा कुछ कवर नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ, दैट विल वो हेल्पफुल होगी आपकी DSSB एंड HTET दोनों के लिए, क्योंकि DSSB का एग्जाम इस बार मुझे ऐसा लग रहा है मई में हो जाएगा, तो दोनों के लिए हेल्पफुल है। वीकली एक ही टॉपिक कवर करेंगे, 20 टॉपिक्स हैं, 20 वीक्स लगेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट, अब इसके मैं क्वेश्चंस 3 लेवल पे लूंगी, इजी, मीडियम एंड हार्ड। जो मीडियम और हार्ड है वो आपके HTET और DSSB दोनों में हेल्प कर देंगे, दोनों के लिए अच्छे हैं। और इजी वाले सिर्फ DSSB के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि DSSB वाले अगर क्वेश्चंस डालते हैं तो उसमें 50% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट, जैसे आपको जूल को कैलोरी में चेंज करना हो, सिंपल ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, SI यूनिट्स पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, ऐसी चीजें भी होती हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए। वीकली 1 वीक में एक टॉपिक, इसमें मैं 50 to 60 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगी, इसलिए एक वीक लगेगा। प्लस आपको एक वीक मिल जाएगा क्वेश्चंस करने में अपना, प्लस एक यूनिट रिवाइज करने में, एक यूनिट 1 वीक यूनिट रिवाइज कर लो, मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं 50-60 दैट रिवाइज कर लो, प्लस 1-2 पेपर्स उठा लो इधर उधर से, पेपर रिवाइज कर लो, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी सब्जेक्ट की ओनली। बट सबको
सो आई थिंक दिस इज अ गुड वे। अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि कुछ न्यू चेंज होना चाहिए, आप बताते रहना, थोड़ा बहुत मैं कर लूंगी इधर उधर एडजस्ट, क्योंकि हो जाता है थोड़ा बहुत। अभी नया ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं ऑनलाइन, तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि रिस्पॉन्स कैसा होगा, चीज़ें कैसी होंगी, अकॉर्डिंगली मैं देख लूँगी। सो ये था अबाउट थिंग्स। केवीएस एनबीएस का मुझे अभी पता नहीं है क्या नोटिफिकेशंस आएंगे। केवीएस एनबीएस का आपको बता दूंगी। DSSB की फॉर्म्स निकलते ही फिल कर देना। एंड यूपी टेट एंड रीट, जिसको राजस्थान और यूपी से प्रॉब्लम नहीं है वो चले जाना। ओके। और एंड वन मोर क्वेरी, जो एच टेट है अगला, वो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन नवंबर में हो जाना चाहिए, तो अपनी कमर कस लो और तैयारी कर लो। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हो चैनल पे, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।